हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बेटा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 247 स्कूल के इस चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वेक्टर का पिछले 6 सेशन में हम सभी लोगों ने वेक्टर का जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर था उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर कंप्लीट किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर कंप्लीट किया। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बेटा, जिसमें वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, और वेक्टर का रियल लाइफ में यूज क्या है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में हमने कवर अप कर ली है। तो दोस्तों आज हम सभी लोग वेक्टर का ये 7वां लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.4 है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 10.4 है, हम इस चीज को आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम सभी लोगों ने वेक्टर का बेसिक और ये सारी चीजें, डीसीज, टाइप ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एक्सरसाइज 10.3, ये सारी चीजें बेटा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम सभी लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.4। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को देखने के पहले जो भी बच्चे अगर इसको क्या कहते हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में जिन्हें डाउट है, तो बेटा आप सभी लोग प्लीज आप पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, वैसे भी अगर आप पिछली वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो ये आपकी समझ में आए। ठीक है बेटा, तो भाई एक्सरसाइज नंबर 10.4, तो बेटा वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। देखो ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 10.4 का पहला क्वेश्चन ये रहा। हमें क्या करना है भैया, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इज दिस वन एंड बी वेक्टर इज दिस वन। यार मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था भैया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, अगर इस टाइप का लिखा है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास इस टाइप का लिखा है v1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अगर इस टाइप का लिखा है तो यार a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास हो जाता है भैया i कैप j कैप k कैप लिख देते हो, और इनके कोफिशिएंट को वैसे लिख देते हो a1 a2 a3, और यहाँ पर b1 b2 b3 आप लिख देते हो। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यार यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहला काम, आप ए क्रॉस बी निकाल के उसका मॉड ले लोगे तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। तो यार पहले मुझे बताओ ए क्रॉस बी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सर हो जाएगा आई जे के वेक्टर। ठीक है, यहाँ से यार ये हो जाएगा 1 -7 7, और बी क्या हो जाएगा 3 -2 2। ठीक है, तो यार यहाँ से ए क्रॉस बी आप आराम से निकाल सकते हो भैया। आई कैप यहाँ से क्या हो जाएगा -14। ठीक है, और यहाँ से +14 हो जाएगा, ये +14 माइनस जे कैप, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा भैया 2 -21 प्लस के कैप। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा भैया -2 +21। ठीक है, एक बार को ये चीज़ देख लो, आई कैप -14, ठीक है, +14, ठीक है, यहाँ से प्लस आ जाएगा, माइनस जे -2 2 -21 प्लस के कैप -2 +21। ठीक है, तो यार यहाँ से तो ये 0 आ गया, 0 इंटू आई कैप, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा भैया 19 जे कैप, 19 जे कैप, और यहाँ से के कैप कितना आ जाएगा यार, यहाँ से के कैप आ जाएगा 19 के कैप। ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी ए क्रॉस बी। यहाँ से ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या आ गया भैया दिस वन। ठीक है, तो यार यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, इसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2√19 आ जाएगा। बताओ अभी तक यार यहाँ पर कोई डाउट है? बस हमने सिंप्लिसिटी से बेटा हमने सिंपल अपने को ए क्रॉस बी निकाला, और उसके बाद ए क्रॉस बी का हमने मॉड निकाल लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। बताओ किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा? आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, जहां पर आपको भैया a वेक्टर आपको यहाँ पर ये गिवन है और b वेक्टर आपको ये गिवन है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा कि अगर मान लो यहाँ पर कोई वेक्टर हमारे पास a वेक्टर है और यहाँ पर b वेक्टर है, तो a क्रॉस b हमारे पास क्या आ जाता है भैया, a क्रॉस b हमारे पास आ जाता है
कि A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द A वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर। ठीक है, हमने ये चीज लास्ट क्लास में सीखी थी कि A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के इलस्ट्रेशन में बेटा कराया था, बट फिर भी आज हम इसको करते हैं। तो यार अगर मैं इस वेक्टर को मैं पूरे को P वेक्टर मान लूं और इसे मैं Q वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है, क्यों ऐसा किया, थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी और कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो यार यहां से मुझे बताओ P वेक्टर क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस का B वेक्टर हो जाएगा। तो यार A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, A वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा। और B वेक्टर क्या आ जाएगा भैया हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। बताओ ये हो जाएगा। तो यार यहाँ से 2k कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 + 1 कितना आ गया भैया 4i कैप और 2j प्लस 2j कितना हो जाएगा 4j कैप, ये चीज आ जाएगा। बताओ यहाँ से हमारे पास P वेक्टर क्या आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप। बताओ इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शक भैया, आई होप नहीं होगा। दूसरा बेटा Q वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से A वेक्टर माइनस B वेक्टर हो जाएगा। तो यार इसे माइनस कर देते हैं पूरा, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, ठीक है, प्लस 2k वेक्टर माइनस यहाँ से B वेक्टर क्या करोगे भैया i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, ये चीज आ जाएगा। बताओ ये चीज आ जाएगा। तो यार यहां से मुझे बताओ 2j कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 3i माइनस i 2i वेक्टर और 2k यहां पर माइनस लगा है और यहां पर भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4k वेक्टर। तो यार यहां से q वेक्टर जो आ जाएगा 2i वेक्टर प्लस 4k वेक्टर आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए भैया, हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि P के भी परपेंडिकुलर हो और Q के भी परपेंडिकुलर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली जो निकालना है वो P क्रॉस Q निकालना है। हमें जो निकालना है भैया वो P क्रॉस Q निकालना है। हमें क्या निकालना है P क्रॉस Q, क्योंकि P क्रॉस Q एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि P के भी परपेंडिकुलर होगा और Q के भी परपेंडिकुलर होगा। और यार यहाँ पर P ये है और Q ये रहा, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो यार यहाँ से P क्रॉस Q क्या हो जाएगा मुझे बताओ, आपके सामने ये रहा I वेक्टर J वेक्टर, यहाँ पर K वेक्टर लिख लो और इनके कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं, I का, ठीक है, I का 4, J का 4 और K का 0, और इसका क्या हो जाएगा मुझे बताओ 2 और इसका 0 और इसका 4, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो भाई बस अभी डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो और देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, I वेक्टर 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस 0 माइनस J वेक्टर, और यार यहाँ से क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 भी आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा प्लस K वेक्टर, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 0 माइनस, ठीक है, माइनस 8 आ जाएगा। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है, ये चीज एकदम क्लियर है। तो यार यहां से हमारे पास अल्टीमेटली ये वेक्टर क्या आ गया भैया 16i कैप माइनस 16j कैप, ठीक है, और माइनस 8k कैप, ये चीज हमारे पास क्या आ गई, ये चीज हमारे पास वो वेक्टर आ गया जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। अब हमको निकालना क्या है यार, अगर मैं इस P क्रॉस Q वेक्टर का, हमारे पास P क्रॉस Q वेक्टर क्या आ गया, दिस वन आ गया। अब हमें निकालना क्या है यार, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर में पढ़ा रखा है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर A यूनिट वेक्टर है तो इसे कैसे लिखते हो, A इज इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मॉड A। जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उसी के मॉड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर देखो हमारे सामने P क्रॉस Q आ गया है, तो अगर हमें P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, P क्रॉस Q अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यार यहाँ से देखो P क्रॉस Q हमारे सामने गिवन है 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q क्या हो जाएगा भैया, मॉड ऑफ P क्रॉस Q हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये जो, अब इसको ये सॉल्व करना अब आपका काम है, जो भी वेक्टर आ जाएगा
बस वही आपका क्या हो जाएगा भैया, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बताओ, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आई होप बेटा ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई क्या डाउट है बताओ मुझे, क्या कोई इसमें डाउट है? यार हमारे पास देखो यहाँ पर P वेक्टर हमने इसको मान लिया, Q मान लिया, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो P के भी परपेंडिकुलर हो और Q के भी परपेंडिकुलर हो। तो हम जानते हैं कि भाई ऐसा वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ही होता है। हमने P क्रॉस Q निकाल लिया। फाइनली हमें P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर निकालना था, तो हमने क्या किया भैया, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर के लिए हमने क्या किया, वही वेक्टर अपॉन उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया, और जो फाइनल आंसर आया वही हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। बताओ, आई होप ये चीज समझ आया होगा। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड नंबर, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3। ठीक है, कोई वेक्टर ए है जो कि π/3 का एंगल बनाता है फ्रॉम आई से, और π/4 का एंगल बना रहा है यार जे से, और थीटा एंगल बना रहा है के वेक्टर से। ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यार यहाँ पर कोई अपने पास ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है, मान लेते हैं A1 आई कैप है, प्लस A2 जे कैप है, प्लस A3 के कैप है। ये चीज हमने मान लिया कि ये एक कोई ए वेक्टर है। ठीक है, अच्छा इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या है मुझे बताओ, इसके यार कंपोनेंट क्या क्या है, इसके अगर मैं कंपोनेंट लिखूं, है ना, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है मुझे बताओ। यार इसके कंपोनेंट्स हैं A1 A2 और A3। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वेक्टर के कंपोनेंट क्या है भैया, A1 A2 A3। अब यहां पर ये कह क्या रहा है, देखो एक कोई यूनिट वेक्टर है मॉड ए। अच्छा यहां पर एक चीज और है, देखो ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यार ए क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यार अगर ए यूनिट वेक्टर है तो हमेशा मॉड ए क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। इस चीज को हमें माइंड में रखना है, जहां पर भी काम लगे वहां पर भी लगा लो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए जो है π/3 का एंगल बना रहा है, कहां से, आई से। ए कहां से π/3 का एंगल बना रहा है भैया, आई से। ठीक है, और π/4 का एंगल बना रहा है जे से, और थीटा का एंगल बना रहा है कहां से, के से। तो यार मुझे ये बताओ कि cos π/3 इज इक्वल टू, ठीक है, ए कितना एंगल बना रहा है, ए कितना एंगल, ये वाला ए वेक्टर है, कितना एंगल बना रहा है, π/3 कहां से, आई से। कहां से बना रहा है भैया, आई से। तो यार ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप हो जाएगा, इंटू आई वेक्टर हो जाएगा मुझे बताओ, अपॉन, इंटू आई वेक्टर हो जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ ए आ जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ ए आ जाएगा मुझे बताओ। ठीक है, यार ये चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है मुझे बताओ। ये मॉड ए हमें पता है कि A1 है, मॉड ए क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है ना, और ये वाली चीज क्या है, यही तो हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो यार cos π/3 कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स। ठीक है, और ये क्या है, ए वेक्टर, हाफ टाइम्स ए वेक्टर को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, है ना, A1 आ जाएगा, अपॉन मॉड ए कितना है, 1 है। तो यार यहाँ से A1 क्या आ गया हमारे पास, हाफ आ गया। यहाँ से हमारे पास A1 क्या आ गया भैया, हाफ आ गया। क्यों, क्योंकि यार जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो बस खाली क्या बचेगा, A1 इंटू 1 प्लस A2 इंटू 0 प्लस A3 इंटू 0, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा भैया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ A1 बच जाएगा। बताओ, ये बात क्लियर है। दूसरी चीज यार यहाँ पर आपको गिवन है कि ये π/4 एंगल बना रहा है, कहाँ से, जे से। तो यार यहाँ पर ये वाला भी कंडीशन लगा दो, cos π/4 इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू जे कैप। बताओ, ये बात एकदम क्लियर है। यार जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या आ जाएगा भैया, इधर आ जाएगा 1/√2। बताओ मेरे बच्चे, समझ आ रहा है। यहाँ से जे जैसे क्या बचेगा, A2/1। तो यार यहाँ से हमारे पास A2 क्या आ गया भैया, 1/√2 आ गया। बताओ, बताओ मेरे बाबू, समझ आया, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो यार जरूर पूछना। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दुख दर्द है तो जरूर बताना। ठीक है, और क्या कह रहा है भैया, एंड अक्यूट एंगल थीटा बना रहा है, कहां से, के से। तो यार यहाँ से A3 क्या आ जाएगा, सिमिलरली बताओ, A3 आ जाएगा यार cos थीटा। A3 क्या आ जाएगा भैया, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई भैया। देखो हमारे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया यार, A3 भी आ गया।
अब मुझे एक चीज बताओ कि हम कॉस थीटा कैसे निकालें, क्योंकि कह रहा है कि एन अक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, विद के देन फाइंड थीटा। एक तो हमें थीटा बताना है और दूसरा काम हमें क्या बताना है भैया, कंपोनेंट्स ऑफ ए बताना है, मतलब a1 a2 a3 बताना है। तो यार a1 तो आ गया है, a2 आ गया है, बस a3 में हम a3 थोड़ा सा और निकालना रहता है। तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करें कि हमारे पास a3 आ जाए। तो यार यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो, देखो मॉड ए क्या हो जाएगा भैया, मॉड ए हो जाएगा 1, और मॉड ए होता क्या है भैया, मॉड ए होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो यार हमें देखो a1 a2 की वैल्यू पता है और a3 की वैल्यू पता है, बस सारी चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और यहां से देखो हमारे पास a3 या cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यार यहां से बताओ मुझे a3 कितना आ जाएगा। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, a1 स्क्वायर तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और a3 कितना आ जाएगा भैया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यार बस अब इनको ना अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल सारी चीजें कर लो जो जैसे भी होता हो, ठीक है। तो इसमें 2/2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3/4 है ना, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये अपने आप खुद ही सॉल्व कर लेना भैया, इसमें आई थिंक मुझे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ से हमारे पास देखो cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1/4, तो cos थीटा कितना आ जाएगा भैया, cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस का 1/2, cos थीटा कितना आ जाएगा यार, 1/2 आ जाएगा। और मुझे ये बताओ कि ये सब चीजों में थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है यार, थीटा होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो यार यहाँ से अगर थीटा 0 से पाई के बीच में है तो मुझे ये बताओ कि cos थीटा की वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी। यार cos थीटा इक्वल टू, देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है ना, तो cos थीटा क्या आ गया, प्लस माइनस हाफ। तो यार यहाँ से एक तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये तो तुम्हारे पास ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यार इस थीटा पे a3 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मुझे बताओ a3 क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास ये आ गया तो a3 क्या आ जाएगा भैया, a3 भी हमारे पास देखो यही आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। तो यार हमें कंपोनेंट्स चाहिए थे a1 a2 a3, तो यार कंपोनेंट क्या हो जाएंगे भैया, हाफ कॉमा 1/√2 कॉमा प्लस माइनस 1/2, यही हो जाएगा आपका कंपोनेंट, यही हो जाएगा आपका कंपोनेंट। बताओ ये बात क्लियर है। एक बार पूरा का पूरा आप व्हाइट बोर्ड देखो, पूरा का पूरा आप बोर्ड देखो और समझो क्या क्या किया यहाँ पर हमारे सामने। यार हमें बताना था कंपोनेंट्स, हमने क्या किया कि हमने ए वेक्टर को मान लिया कि ये ऐसा है, ठीक है, और यार इसके कंपोनेंट कैसे हैं, a1 a2 a3 हैं, और उसके बाद ये दे रखा है कि एक एंगल बनाता है π/3 का, कहाँ से, आई वेक्टर से। तो यार यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट वाला फंडा अप्लाई कर दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए प्रोडक्ट, मॉड ऑफ ए, ठीक है। और यार यहाँ से आप जान सकते हो कि मॉड ऑफ आई क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसी वजह से मैंने उसे लिखा नहीं। यहाँ पर भी देखो मॉड ऑफ जे क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, इसी वजह से मैंने उसे लिखा नहीं। आप लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। आई होप बेटा ये चीज आपको क्लियर होगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, a3 हमारे पास cos थीटा आ गया, तो बस हमने ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में गिवन था कि जो है ए, जो है ए भैया एक यूनिट वेक्टर है। बताओ, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ। शो दैट a माइनस बी वेक्टर क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a क्रॉस b। यार मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था भैया कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। a क्रॉस b जनरली b क्रॉस a नहीं होता, ठीक है, a क्रॉस b जनरली b क्रॉस a नहीं होता। इनफैक्ट यार ये ऐसा होता है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a हो जाता है, माइनस b क्रॉस a। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर दो वेक्टर है, ठीक है, एक a वेक्टर और b वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो यार इसके ऊपर वाला वेक्टर जब ऐसे करोगे तो ये अंगूठा बाहर आएगा, तो ये क्या हो गया, a क्रॉस b। तो यार जस्ट इसी के ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है, माइनस a क्रॉस b हो जाता है, माइनस, या उसे क्या बोल सकते हो,
उसे क्या बोल सकते हो, माइनस का बी क्रॉस ए। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर है। तो यार यहां पर देखो, यहां पर कैसे क्या करोगे, बस यार मल्टीप्लाई कर लो भैया, यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, और ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, इसे सिद्धत से मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है, प्लस अब बी के साथ में कर लो, प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लो। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। बस यार अब इसे मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, ये माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा, बताओ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्रॉस बी हो जाएगा। यार पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, कि उसी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर से क्रॉस करोगे तो हमेशा जीरो होता है। ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया भैया, माइनस का बी क्रॉस ए वेक्टर और प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ठीक है, तो यार यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया भैया क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हो आप। तो इसको अगर प्लस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। तो यार ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। बताओ, आई होप ये चीज़ समझ आया होगा। क्यों ऐसा हमने क्यों किया भैया, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए वेक्टर होता है। बताओ, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बताओ अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, एक बार आप इसे देख लो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी एंड आस्क एनी डाउट एट एनी टाइम बेटा, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। okay, in fact I will be more happier whenever you will ask doubt with me. Okay, so please try to understand. I hope you have clarified with this example. Okay, so बेटा अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़े भैया, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो फाइंड लैम्डा एंड म्यू। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है, जहां पर एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है बेटा, और ये जीरो है। हमें दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो है। यहां पर ये दे रखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो है। तो यार देखो यहां पर मैं आपको इस सवाल को बेटा दो मेथड से बताने वाला हूं। देखो पहली बात तो यह है कि एक काम करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो कर दो। ठीक है, बाद में कंपैरिजन करके लैम्डा और म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यार अगर मैं इस वेक्टर को पूरे को मैं p वेक्टर मान लूं और इसको मैं पूरा का पूरा q वेक्टर मान लूं, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आपकी दिली इच्छा नहीं है तो आप मत मानो। p क्रॉस q इक्वल्स टू 0 गिवन है। ठीक है, तो यार यहाँ से p क्रॉस q को हम निकाल ही लेते हैं एक बार। p क्रॉस q क्या हो जाएगा भैया, i कैप j कैप k कैप। इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे यहाँ पर 2 6 27 और इसके यहाँ पर आ जाएंगे 1 लैम्डा म्यू। यार ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बस अब आप इनको सॉल्व करके बस इसे 0 कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। i वेक्टर 6 म्यू वेक्टर माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, माइनस j वेक्टर, यहाँ से क्या आ जाएगा भैया 2 म्यू वेक्टर माइनस 27 प्लस k वेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा भैया 2 लैम्डा माइनस का 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। ठीक है, बताओ पक्की बात है। इनफैक्ट यार ये 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि वहां पर देखो 0 वेक्टर है। p क्रॉस q क्या होता है, 0 वेक्टर नहीं, सॉरी, p क्रॉस q क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो यहां पर आप कभी 0 मत लिखना, वेक्टर हमेशा वेक्टर के ही बराबर होता है भैया। ठीक है, तो यार यहाँ पर देखो ये चीज आ गया i j k, यहाँ पर हमने ये कर लिया और ये 0 वेक्टर है ना। तो 0 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 y कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। बताओ हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यार यहाँ से बस आप कंपैरिजन कर दो आराम से। यहाँ से आ जाएगा भैया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो भैया 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यार 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 से लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा भैया 3। और यहाँ से हमारे पास म्यू आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से म्यू आ जाएगा भैया 27/2। ये हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे सीधा सीधा हमने ये काम किया है कि आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बेटा उसे जीरो कर दिया है, और जो भी यहाँ से हमने क्या किया, जीरो वेक्टर के इक्वल कर दिया। बस आराम से हमारे पास देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई है। बताओ कोई डाउट, कोई दुख दर्द? ठीक है। अच्छा, अब बेटा मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा मेथड है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी उससे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत अभी तक? आई हो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यार दूसरा मेथड ये है कि देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी वेक्टर आर कोलिनियर, है ना, आर कोलिनियर। अगर ये बेटा इनका जो डॉट, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर वो जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। यार अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो आप इनको कैसे लिख सकते हो बताओ, 2i। ठीक है, जब अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर होते हैं कैसे लिखते हो, ए इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिख देते हो। ठीक है, मान लो कुछ कांस्टेंट, यहाँ पर तो लैम्डा और म्यू गिवन है, तो कोई कांस्टेंट हम क्या मान लें बताओ, चलो फाई मान लेते हैं ना, फाई वी। ठीक है, तो यार यहाँ पर भी आप आराम से ले सकते हो। देखो 2i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 27k वेक्टर इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ये बी वेक्टर क्या है भैया, आई वेक्टर प्लस लैम्डा जे वेक्टर प्लस म्यू के वेक्टर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कंपैरिजन करके आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 2 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू तो 2 आ गया। यहाँ से लैम्डा 5 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, तो 5 तो 2 है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया, है ना। देखो ये सब करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप जरा सा ऑब्जर्वेशन कर लोगे। और यार 5 म्यू इक्वल टू कितना है, 27, तो यहाँ से भैया म्यू इक्वल टू क्या आ गया, 27/2 आ गया। यही क्वेश्चन को आप आराम से देखो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। ये जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, ठीक है, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, जहाँ पर आपको मैथ आती हो वहाँ पर इस फंडे को आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर आप इस फंडे को आप अप्लाई कर सकते हो। ये बेटा आपका सेकंड मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है, और ये आपका फर्स्ट मेथड है। आई होप आप पूरी चीज़ को ग्रास्प कर पाए होंगे। इसी सवाल को मैंने आपको दो मेथड से बता दिया है। पहला मेथड तो ये है कि आपने डायरेक्टली इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दिया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरा है मेथड ये है कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा बेटा ऑब्जर्वेशन कर लिया कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, और अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो हम एक वेक्टर को कुछ कांस्टेंट टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं, और इसी फंडे से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलें आगे चलें। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, गिवन दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। यार दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। यहाँ से ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। यार अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है भैया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है। इसका कहने का मतलब ये हो गया। दूसरा क्या गिवन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। यार इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर है ना एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, ये तो कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर ये वेक्टर ये वाला है तो बी वेक्टर भैया ये वाला है। ठीक है, एक कंडीशन कह रही है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, और दूसरी कंडीशन एक कंडीशन कह रहा है बेटा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, और दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि दो के दोनों वेक्टर जो हैं पैरेलल हैं। क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यार ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर हो, और दूसरा कह रहा है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। यार ये कैसे हो सकता है, मुझे आप सोच के बताओ। आप मुझे बेटा सोच के बताओ कि ये क्या कभी हो सकता है कि दो वेक्टर मतलब कोई एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो और दूसरे के पैरेलल भी हो। तो यार ये किसी केस में नहीं संभव है, सिवाय इफ एंड ओनली इफ, है ना, सिर्फ और सिर्फ इधर
क्या हो, वेक्टर ए जीरो हो, यार ये मॉड नहीं लगेगा, वेक्टर लगेगा, ठीक है। या तो भैया वेक्टर ए जीरो हो, या तो वेक्टर ए जीरो हो और वेक्टर बी जीरो हो। यार इन दोनों में से किसी ना किसी को तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों केस नहीं हो सकता। यार केस वन ये कह रहा है कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। केस वन यार ये कह रहा है कि एक वेक्टर दूसरे का परपेंडिकुलर है, और ये केस टू कह रहा है कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है। यार ये कैसे संभव है, सिवाय इसी चीज के कि दो के दोनों वेक्टर में से कोई ना कोई एक जीरो हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज a1 a2 a3। पहला वेक्टर ए है, ठीक है, और बी वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है, और यार ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस वन। ये हमें शो करना है। तो यार ये आराम से शो कर सकते हो भैया, बस आराम से यहाँ पर लिख लो। देखो सबसे पहला काम क्या करो कि मैं आपको थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, आपको करना कैसे है, बाकी का बाकी आप खुद ब खुद करोगे, ठीक है। बाकी का बाकी आप खुद ब खुद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे क्या करोगे मुझे बताओ। ए प्लस, सबसे पहला काम क्या करोगे, बी प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। हम क्या करें भैया, बी प्लस सी वेक्टर निकाल लो यहाँ से। तो यार यहाँ से बी प्लस सी वेक्टर मुझे बताओ क्या हो जाएगा, b1 प्लस c1, ठीक है, आई कैप, ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ, b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा भैया आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा ये। यार अब हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है, हमें ये वाला वेक्टर चाहिए। तो यार बस तुम क्या करोगे, आई कैप है ना, जे कैप और के कैप करोगे, और उसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ पर लिखोगे a1 a2 a3, और इसके वाले कोफिशिएंट यहाँ पर लिखोगे b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। समझ रहे हो। अब यार आप ये कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी आप इधर वाली भी चीजें कैलकुलेट करोगे और दोनों को ऐड करोगे। आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, और बेटा ये इक्वल आएगी, ठीक है। आप करके देखना, यहां से आप ये कैलकुलेट करोगे, दोबारा क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है, यही डिटर्मिनेंट मेथड से, और ए क्रॉस सी भी निकालना, ए क्रॉस सी भी निकालना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना। आप देखोगे कि दो की दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी, और दो की दोनों वैल्यूज अगर बराबर आ रही हैं तो यार ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो इफ ईदर ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी जीरो वेक्टर है, ए भी जीरो वेक्टर है, तो ये तो सही बात है। अगर ए जो है बेटा जीरो वेक्टर है ना, ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो यार ए क्रॉस बी तो हमेशा क्या होगा भैया, जीरो वेक्टर होगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या कह रहा है, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। यार सही बात है कि इसका कॉन्वर्स नहीं ट्रू होगा, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए वेक्टर भी जीरो होगा और बी वेक्टर भी जीरो होगा, ठीक है। तो यार अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, ठीक है, इट्स नॉट नीड दैट है ना, इट्स नॉट नीड दैट इधर ए वेक्टर इज जीरो और बी वेक्टर इज जीरो। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि या तो ए वेक्टर जीरो होगा या तो बी वेक्टर जीरो होगा। बताओ, इतनी बात है यार कन्फर्म है, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो यार यहाँ से आप आराम से ले सकते हो, जैसे मान लो हमने ए वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और हमने बी वेक्टर ले लिया यार 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, 2k कैप। अब आप इनका अगर ए क्रॉस बी निकालोगे, इसका ए क्रॉस बी क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। लेकिन क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के, क्या ये दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर हैं? आई होप आप देख पा रहे होंगे कि ये दो के दोनों वेक्टर ये जीरो वेक्टर नहीं हैं, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। अच्छा, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है? क्योंकि यार ये दो के दोनों वेक्टर देखो पैरेलल हैं, क्योंकि ये दो के दोनों वेक्टर देखो पैरेलल हैं, और दो पैरेलल वेक्टर का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये बात आपको पता है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो, देखो a इक्वल टू 2 टाइम्स बी लिखा है ना, a इक्वल टू 2 टाइम्स बी मतलब a इक्वल टू लैम्डा बी।
यार अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। और दो अगर वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है भैया, अगर ये 1 1 है तो यहाँ पे नीचे 2 2 कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो, बस उसमें सिर्फ इतना करना कि ये दोनों वेक्टर को पैरेलल बना दो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। और हमेशा दो पैरेलल वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो तुमने ये वाला ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर तुमने एक वेक्टर ये ले लिया तो दूसरा b वेक्टर क्या लोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से कर दो, ठीक है। बस सारों में सेम नंबर से कर दो। मैं 4 से कर दे रहा हूं, देखो 12j कैप प्लस 20k कैप। यार ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और दो पैरेलल वेक्टर का a क्रॉस b हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यार भाई ये पक्की बात है कि अगर a क्रॉस b 0 है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि या तो a वेक्टर 0 होगा या तो b वेक्टर 0 होगा। लेकिन अगर a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है तो ये पक्की बात है कि a क्रॉस b 0 होगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी विद द एग्जाम्पल्स। और आपको ये दो वेक्टर ऐसे भी लिखने समझ आ गए होंगे जहां पर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। बताओ क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये आपको भैया वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है यार, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसके वर्टिसेस गिवन है, मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो 1 1 2 को मैं लिख रहा हूं i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और b वेक्टर को मैं लिख रहा हूं यार 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं। और c वेक्टर को मैं लिख रहा हूं भैया i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब यार मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में। बस क्या करो कि दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा यार। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है भैया, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ BA वेक्टर, मॉड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ CB वेक्टर, मॉड ऑफ है ना, BA वेक्टर नहीं बेटा AB वेक्टर, ठीक है। BA वेक्टर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा देखो, मॉड ऑफ AB वेक्टर, मॉड ऑफ AB वेक्टर, नहीं सही लिखा था यार, सही लिखा था, BA वेक्टर होगा, ठीक है। BA वेक्टर होगा यार। लिखना ऐसे है देखो, AB वेक्टर अगर लिखोगे है ना तो ये क्या हो जाएगा BA वेक्टर। ये क्या है, अगर एरो इधर लगा है तो A इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो कैसे लिखोगे BA वेक्टर और इधर क्रॉस CB वेक्टर, है ना। हाँ CB नहीं BC वेक्टर CB नहीं BC वेक्टर। यार यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। यार आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो जाऊँ या अब मैं जरा सा भूल जाऊँ, इट डजंट मीन कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। कई बार को हो जाता है बेटा एक टीचर के साथ में भी कि चीज़ें उस टाइम पे माइंड में नहीं आती, ठीक है, किसी भी कोई भी रीजन रहा हो। तो यार यहाँ से बताओ मुझे BA वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हो भैया। BA वेक्टर, यार BA वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। यार अब देखो मैं अभी सारा का सारा उल्टा लिख रहा हूँ है ना। तो यार कुछ ना कुछ माइंड थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। तो यार A वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, I वेक्टर प्लस J वेक्टर, ठीक है, और प्लस 2K वेक्टर, प्लस ऑफ 2K वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या है भैया, 2I वेक्टर प्लस 3J वेक्टर प्लस 5K वेक्टर। ये चीज़ आ जाएगा। तो यार बस अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, I माइनस 2I माइनस I वेक्टर, J माइनस 3 माइनस 2J वेक्टर, 2 माइनस 5 माइनस 3K वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यार हमारे पास BA वेक्टर ये आ गया, ठीक है। और सिमिलरली यार आप BC वेक्टर भी निकाल सकते हो। BC वेक्टर क्या आ जाएगा, अब मैं इसे नहीं लिखूंगा कि C वेक्टर माइनस B वेक्टर, आई होप आप समझ रहे होगे। तो C में से B को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो I माइनस 2I क्या आ जाएगा, माइनस I, 5I माइनस 3I क्या आ जाएगा भैया, प्लस का 2I, ठीक है। और 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो यार BC वेक्टर ये आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेसिकली आपको निकालना है BA क्रॉस BC। हमें क्या निकालना है भैया, BA क्रॉस BC। तो यार ये क्या आ जाएगा, I J
के वेक्टर, ठीक है, आई जे के वेक्टर, ये हो गया आई जे के वेक्टर, ठीक है। तो यार ये बी ए का कोफिशिएंट्स लिख डालो, यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, इसके कोफिशिएंट लिख डालो, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे -1, 2, 0, ये चीज हो जाएगा यार। बस अब आपका काम ये है कि बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर लो। बताओ इज इट इजी, कोई डाउट इसमें? तो यार यहाँ से मैं आपको निकाल ही देता हूँ। आई वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, -2 इंटू 0, 0, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू -6 आ जाएगा, तो ये माइनस का +6 हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर, ठीक है। तो यार यहाँ से क्या आ जाएगा मुझे बताओ, -2, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा +2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -2 और ये +2, तो यार प्लस माइनस मिला के यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा। यार आप डिटर्मिनेंट को भैया अच्छे से ओपन करना, आप डिटर्मिनेंट को अच्छे से ओपन कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से जैसा भी आप करते हो। तो यहाँ से -j वेक्टर के साथ में क्या आ जाएगा बताओ, -2 वेक्टर और -2 वेक्टर, और उसके बाद +k वेक्टर, k के साथ में क्या आ जाएगा यार, -2, नहीं देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने गलती कर दी है, इसको अच्छे से ओपन करते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, आई वेक्टर 2 इंटू 0 -6 हो जाएगा, +6 जे है ना, -1 इंटू 0, तो यार 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 0 -3 हो जाएगा ये, प्लस के वेक्टर के साथ में क्या आ जाएगा यार, -2 है ना, और -2 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एक बार इस लाइन को दोबारा चेक कर लेना, एक बार इस लाइन को दोबारा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो यार यहाँ से देखो हमारे पास कुछ ना कुछ ये वेक्टर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, VA क्रॉस BC वेक्टर, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, BA क्रॉस BC वेक्टर। उसके बाद यार आपका बस इतना सा काम है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है भैया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मॉड ऑफ BA अपॉन मॉड ऑफ BC, सॉरी, ठीक है, अपॉन 2, यही हो जाएगा भैया आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी इसका फाइनल आंसर आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना, मैं देखता हूं कि आप कितने बच्चों ने इसको पूरी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। अच्छी बात है कि मैं थोड़े थोड़े आंसर आपके लिए छोड़ देता हूं, कम से कम मुझे पता लगेगा कि आखिरकार आप लोगों ने जेन्युइनली किया है कि नहीं किया है, आप लोगों ने बस जेन्युइनली किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो बेटा आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालोगे, और इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में इलस्ट्रेट किया था जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बढ़ाया था। चलो ये वाला आ जाओ यार, अभी कितने सवाल रहते हैं बस, है ना, अभी कितने सवाल है, बस 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। यार ये देखो पैरेललोग्राम है, अब ये भी क्वेश्चन आपको ही करना है क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसको भी करा रखा था बेटा, तो आज हम इस पे समय नहीं खराब करेंगे। ये देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी आपको 2 एडजेसेंट साइड गिवन है बेटा। ए वेक्टर यहाँ पर हमारे पास गिवन है आई वेक्टर -j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, और बी वेक्टर हमारे पास है भैया 2i वेक्टर -7j वेक्टर प्लस का k वेक्टर। तो यार एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पिछली क्लास में रिवाइज किया था, तो इसका एरिया क्या हो जाता है भैया, इसका एरिया हो जाता है a क्रॉस b, इसका एरिया क्या हो जाता है भैया, मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। तो यार a क्रॉस b आराम से आपको 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, बस आप उसको निकाल लेना और उसके बाद उसका मॉड ले लेना, जो भी आए उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, वही आपका क्या हो जाएगा भैया, एरिया हो जाएगा। तो ये भी आपके जिम्मे में छोड़ रहा हूँ, जो भी इसका फाइनल आंसर आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, ठीक है। जहाँ पर भी कमेंट सेक्शन हो, एप्लीकेशन पे या कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, तो यार इसका मुझे रिप्लाई जरूर करना है आपको, और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा करा रखा था, इसी वजह से मैं इसको दोबारा नहीं समय खराब कर रहा हूँ। आई होप आप इसे अच्छे से कर लोगे, ठीक है, तो ये आप कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। let the vectors a and b such that mod a is equal to 3 and mod b is equals to √2/3, a cross b is a unit vector if the angle between a and b is। यार देखो ये बहुत आसान है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि मॉड ऑफ a क्रॉस b, ये क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है यार। a क्रॉस b क्या है, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मॉड 1 आ जाए, यही होता है ना।
और यार मुझे ये बताओ कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये होता क्या है? यार मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है भैया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा में मैंने मॉड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थीटा है 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में थीटा क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। और मैंने यहाँ पे मॉड नीटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मॉड ऑफ एन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी दिली इच्छा है तो मैं लगा ही देता हूँ, लेकिन मॉड ऑफ एन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यार मैं इसको नहीं लगाता हूँ, अननेसेसरली का स्टेप यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। तो चलो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जिन भी बच्चों को डाउट आए तो आप आराम से कर सकते हो। तो यार यहाँ से साइन थीटा हमारे पास देखो डायरेक्टली आ जाएगा भैया, साइन थीटा आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटा इस चीज़ को बताया था कि आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। तो यार यहाँ से बताओ मुझे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है? 1 है, और मॉड ऑफ ए कितना है? 3 है, और मॉड ऑफ बी कितना भैया? √2/3 है, √2/3 है। तो यार 3 से 3 कट गया, यहाँ से आ गया 1/√2। ठीक है, तो यार यहाँ से देखो साइन थीटा, यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो यार थीटा इज इक्वल्स टू π/4 आ गया। यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आ गया। बताओ इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? आई होप यार इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन ये देखो लास्ट वाला है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD विद पोजीशन वेक्टर दिस वन रिस्पेक्टिवली। यार यहाँ पर आपके सामने एक रेक्टेंगल है ना, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है भैया ABCD, ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। बस आपको बताना क्या है कि इसका एरिया बताना है। यार वही पैरेललोग्राम वाला ही काम करना है भैया, वही पैरेललोग्राम वाला ही काम करना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल का ही पार्ट होता है। तो यार इसका जो क्या कहते हैं, जो इसका वो हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा यार? इसका एरिया भी यही हो जाएगा भैया AB क्रॉस AD, यही हो जाएगा इसका एरिया। तो यार तुम्हें सारे के सारे पोजीशन वेक्टर यहाँ पर देखो गिवन है, बस तुम्हारा काम ये है कि तुम AB यहाँ से निकाल लो। AB कैसे निकालोगे? B वेक्टर माइनस A वेक्टर से, AB आराम से तुम्हारे पास आ जाएगा। और यार तुम AD निकाल लो। ठीक है, AD क्या आ जाएगा? D वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये चीज़ आ जाएगी। बताओ ये चीज़ आ जाएगा। जब यार ये दोनों चीज़ आ जाए तो इससे आराम से तुम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करके आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप ये चीज़ें करके बेटा मुझे बताना कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पैरेललोग्राम का एरिया बताया है, तो यार रेक्टेंगल भी ना एक टाइप का भाई पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल भी एक टाइप का, मतलब समझ लो कि एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसकी बस ये यहाँ पर एंगल क्या होती है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी तुम सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इस वाले एक्सरसाइज में बेटा कुछ बचा नहीं है। आपका वेक्टर ओवरऑल क्लास 12th का बेटा पूरा हो चुका है। जो भी आपके क्लास 12th में वेक्टर है, बस एक एक्सरसाइज रहती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिसलेनियस करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और वेक्टर 10.4 जो आपकी NCERT का एक्सरसाइज है, आई होप ये होलिस्टिकली आपकी कवर हो गई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके जिम्मे छोड़े हैं, क्वेश्चंस नहीं बस सिर्फ सॉल्यूशन छोड़े हैं कि आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक, जिनको मैंने आपको पिछले क्लास में करा रखा है। तो बेटा अगर आपको किसी भी बच्चे को अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये कंसेप्ट्स में कोई डाउट है, आप एक बार को पिछले वाले क्लासेस से आप गो थ्रू कीजिए। जो भी हमारी 6 क्लासें वेक्टर की हो चुकी हैं, आज ये 7th क्लास है। अगले क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे बेटा। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर की। ठीक है, जो भी वेक्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अड्डा 247 स्कूल।